इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का अध्ययन करेंगे। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ज्ञात करने के नियम अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका अध्ययन करना आवश्यक है। तो प्रत्येक परिस्थिति में पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की जो लागत है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये अपन एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है, परिस्थिति दे रखी है, उसमें है करदाता द्वारा खरीदी गई संपत्ति। यदि करदाता ने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसकी लागत में क्या क्या शामिल करते हैं, जो उस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत में क्या क्या शामिल करते हैं। तो सामान्यतः जो उस संपत्ति को क्रय करने के लिए जो क्रय मूल्य चुकाया गया उसको प्लस उसके संबंध में कोई भी कानूनी व्यय हुए हैं वो प्लस संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा किए गए हुए कानूनी लीगल राइट्स के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं वो संपत्ति खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर संपत्ति स्थापित करने तक के और स्थापित कर उपयोग करने तक की तिथि तक का ब्याज भी है वो उसकी लागत में ही शामिल किया जाता है। और यदि विक्रेता ने गिरवी रखी हुई संपत्ति को छुड़ाया है तो उसके लिए चुकाई गई राशि भी संपत्ति को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शामिल की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो यदि कोई संपत्ति परचेज की है तो उसमें क्रय मूल्य, कानूनी व्यय, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के व्यय, संपत्ति खरीदने के लिए अगर ब्याज पर पैसा लिया है तो उसको उपयोग में लेने की तिथि तक का ब्याज प्लस गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने की लिए चुकाई गई राशि को शामिल करेंगे। यदि उक्त संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की गई थी, यानी कि ऐसी संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से प्राप्त की गई थी, तो करदाता के पास एक ऑप्शन है कि वह चाहे तो 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अथवा उसकी वास्तविक प्राप्ति की लागत दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। यानी कि दोनों में उसको ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो 1 अप्रैल 2001 का उसका बाजार मूल्य या उसकी वास्तविक लागत दोनों में से जो उसके हित में है उसका चयन कर सकता है। किंतु डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। यदि करदाता के पास कोई डीम्ड मानी गई संपत्ति है तो उसकी क्या कॉस्ट मानेंगे, उसकी लागत क्या मानेंगे। मानी गई संपत्ति कौन सी होती है, जब हिंदू अविभाजित परिवार के संपूर्ण या आंशिक विभाजन पर कोई संपत्ति प्राप्त होती है, उपहार या गिफ्ट या वसीयत की से कोई प्राप्त संपत्ति प्राप्त होती है, उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त होती है, कंपनी के समापन पर कोई संपत्ति प्राप्त होती है, खंडनीय या अखंडनीय ट्रस्ट को प्राप्त संपत्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा निजी संपत्ति को परिवार की संपत्ति में मिला देने पर, और एकीकरण, विलय या विसंबद्ध एवं एकीकरण की योजना में प्राप्त संपत्ति। इन सब संपत्तियों को क्या मानते हैं, मानी गई संपत्तियां मानते हैं, और इनकी लागत को मानी गई प्राप्ति की लागत मानते हैं, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। अब इनमें डीम्ड कॉस्ट क्या होगी, तो पूर्व स्वामी जो है उस संपत्ति का जिससे अपन को ये संपत्ति मिली है, चाहे एचयूएफ से मिली है, चाहे वसीयत से मिली है, चाहे उपहार में मिली है, चाहे उत्तराधिकार में मिली है, या चाहे कंपनी के समापन पर मिली है, तो पहले वाले ओनर की जो लागत है वही वर्तमान ओनर की लागत मानी जाएगी। संपत्ति को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो पहले वाले ओनर की जो उस संपत्ति का पहले धारक था जिससे अपने को मिली है उसकी जो लागत है वही लागत मानी जाएगी। यदि पूर्व का स्वामी, पूर्व का मालिक, ओनर है, वो संपत्ति की लागत बताने में असमर्थ है तो उस तिथि का बाजार मूल्य मान, क्रय की गई तिथि का संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा वह करदाता के लिए लागत मानी जाएगी। यदि पूर्व स्वामी ने संपत्ति 1/4/2001 से पूर्व क्रय की है, यानी कि उसने ओनरशिप उसकी 1/4/2001 से पहले की है, तो करदाता को विकल्प उपयोग कर 1/4/2001 को संपत्ति के बाजार मूल्य को लागत मान सकता है, यानी कि उससे की लागत या 1/4/2001 की लागत करदाता उस ऑप्शन का यूज कर सकता है। एक अंशधारी को एकीकरण की योजना के अंतर्गत, अमलगमेशन के अंतर्गत, समामेलनकारी कंपनी के अंशों के स्थान पर समामेलित कंपनी के अंश आवंटित होने पर, यानी कि अमलगमेटेड कंपनी के अंश अलॉट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में
समामेलनकारी कंपनी, यानी कि जो पुरानी कंपनी है उसमें पुराने अंशों की लागत ही नई कंपनी में नए अंशों की लागत मानी जाएगी। मतलब पुरानी कंपनी के अंश के बदले नई कंपनी के अंश मिल गए, तो पुरानी कंपनी में उसकी जो लागत है वही नई कंपनी के अंशों की लागत मानी जाएगी। ऋण पत्रों को यानी कि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्जन करने पर, अंशों में परिवर्तित करने पर, ऐसे अंशों को प्राप्त करने की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वह राशि होगी जो उन ऋण पत्रों को प्राप्त करने की लागत थी। यानी कि ऋण पत्रों को के बदले में शेयर मिल गए, तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों की जो लागत है वो ही अंशों को प्राप्त करने की लागत मानी जाएगी। नियोक्ता से प्राप्त निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, नियोक्ता से मिली है, तो विकल्प का चयन करने की ये नियोक्ता से जो संपत्तियां मिलती हैं ये किसी एक दिन विकल्प का चयन करने का जो एम्प्लॉई है उसको ऑप्शन होता है। तो जिस दिन वह विकल्प का चयन करता है उस तिथि को उचित बाजार मूल्य और उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो लागत चुकाई है वो उसकी लागत होगी। उचित बाजार मूल्य है वो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत मानेंगे। अब ये है पृथकीकरण की योजना की, मतलब वो डीमर्जर हो गया। पृथकीकरण की योजना में परिणामी कंपनी के अंश है, डीमर्जर में किसी कंपनी के अंश मिलते हैं, तो पृथक हुई कंपनी में करदाता के अंशों की प्राप्ति की लागत गुणा पृथक हुई कंपनी की हस्तांतरित संपत्तियों का पुस्तक मूल्य और उसमें भाग देंगे पृथकीकरण से तुरंत पूर्व पृथक हुई कंपनी के शुद्ध मूल्य। इस प्रकार जो कॉस्ट आएगी वो इस तरह से इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करेंगे। और शुद्ध मूल्य से आशय कह लेंगे चुकता अंश पूंजी और सामान्य संचय से। अब डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उनकी प्राप्ति की लागत क्या माने। तो देखिए डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो संपत्ति समूह में होती हैं और समूह का हिस्सा होती है संपत्ति। तो इससे जो भी कैपिटल गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। इसमें अवधि महत्वहीन होती है क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म का इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। अब डेप्रिशिएबल एसेट्स की प्राप्ति की लागत गत वर्ष के जो प्रारंभ है यानी कि 1 अप्रैल की जो तिथि है उस पर उस संपत्ति समूह का जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है उस वो प्लस गत वर्ष में यदि कोई संपत्ति उस समूह में कोई और खरीदी है तो उसकी वास्तविक लागत, दोनों को जोड़ेंगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और उससे ज्यादा मूल्य पे या कम मूल्य पे अगर उस समूह की संपत्तियों को बेच दिया है तो ऐसी स्थिति में जो भी कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसी प्रकार बिजली का उत्पादन एवं वितरण करने वाले उपक्रम जिन्होंने अलग अलग संपत्ति पर सीधी रेखा पद्धति से मूल्य ह्रास चार्ज करने का विकल्प चुना है, तो उनके लिए संपत्ति की प्राप्ति की लागत अपलिखित मूल्य नहीं मानी जाती बल्कि वास्तविक क्रय मूल्य ही प्राप्ति की लागत माना जाता है तथा अवधि के आधार पर अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूंजी लाभ होते हैं। यानी कि बिजली का उत्पादन और वितरण करने वाले जो उपक्रम है उनकी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं जो सीधी रेखा पद्धति से मूल्य ह्रास चार्ज करते हैं, तो उनके लिए प्राप्ति की लागत रिटर्न डाउन वैल्यू न मानकर उनकी वास्तविक क्रय मूल्य है वो भी मानते हैं और उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का बेनिफिट उसको देते हैं अवधि के आधार पर। अब बोनस शेयर्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, क्योंकि बोनस शेयर तो बिना किसी राशि के प्रदान किए जाते हैं। तो यदि बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त किए गए, यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त किए गए, तो उनकी प्राप्ति की लागत 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य हो उसे लेने का करदाता को विकल्प होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2001 को उचित बाजार मूल्य उसका करदाता ऑप्शन के रूप में मान सकता है। और यदि उसके बाद के बोनस अंश हैं 1 अप्रैल 2001 अथवा उसके बाद में आवंटित हुए हैं तो उनकी लागत शून्य मानी जाएगी क्योंकि उसकी कोई लागत नहीं होती है। बोनस अंशों की कोई लागत नहीं मानते हैं, पहले भी लागत ये मानते थे, पर अब ये कट ऑफ डेट क्या होगी 1 अप्रैल 2001 से पहले के अगर हैं तो उस 1 अप्रैल 2001 को बाजार मूल्य उनकी प्राप्ति की लागत मान लेंगे। इसी प्रकार अधिकार अंश है, राइट शेयर्स हैं, तो राइट शेयर्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए। यदि अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए अधिकार अंश प्राप्त करने के लिए जो वास्तव में राशि चुकाई जाती है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 100 रुपये में बिक रहा है मार्केट में और कंपनी ने राइट 80 रुपये में दिया है, तो करदाता को कितना रुपए चुकाना पड़ा 80 रुपये प्रति अंश, तो 80 रुपये प्रति अंश उसकी
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, यानी कि अधिकार के लिए चुकाई गई वास्तव में वास्तविक राशि मानी जाएगी। यदि अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में त्याग दिया जाता है तब न तो अधिकार अंश करदाता को प्राप्त हुए और न ही उनका कोई लागत होगी। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने करदाता के पक्ष में अपने अधिकार अंशों का त्याग किया है, यानी कि करदाता ने अधिकार अंश किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदे हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दूसरे व्यक्ति को उन अधिकार अंशों के बदले चुकाई गई राशि प्लस उन अधिकार अंशों के लिए कंपनी को चुकाई गई राशि, दोनों का जोड़ है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। यानी कि करदाता ने उस व्यक्ति को जिससे अधिकार खरीदे हैं उसको चुकाई गई राशि प्लस उन अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए कंपनी को चुकाई गई राशि, दोनों को शामिल करेंगे। तो इस प्रकार अधिकार अंशों के संबंध में यदि क्योंकि ये अंशदाता खुद नहीं था, कंपनी का शेयर होल्डर खुद नहीं था, तो इसका कोई अधिकार नहीं था, इसने तो अधिकार दूसरे से खरीदा है, तो दूसरे से खरीदा है तो उसको चुकाई गई राशि प्लस कंपनी को चुकाई गई राशि अधिकार अंशों की लागत मानेंगे। अधिकार अंश का त्याग कर दिया तो कोई अधिकार अंश उसको प्राप्त ही नहीं हुए, तो उनकी कोई लागत भी नहीं होगी। और यदि कंपनी का अंशधारी होने के बेटे उसने अधिकार अंश प्राप्त हुए हैं तो कंपनी को जितना पैसा चुकाना पड़ा है उतना उसकी वास्तविक प्राप्ति की लागत होगी। थैंक यू।